Assalamu alaikum and welcome to Creative Vapar and welcome to day 58 of 365 days coding challenge and welcome to day 3 of React.js course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करने वाले हैं प्रॉप्स एंड स्टेट को कि React.js के अंदर प्रॉप्स क्या हैं और React.js के अंदर स्टेट्स क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसका इस्तेमाल क्यों करना है। दोस्तों जब भी हमने स्टेट या प्रॉप्स का इस्तेमाल करना होता है ना, इसका में बेनिफिट होता है कि हम कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा को पास कर सकते हैं, या एक ही कंपोनेंट के अंदर डाटा को पास करना है तो वो हम प्रॉप्स और स्टेट की मदद से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉप्स एंड स्टेट का डिफरेंस, इनको हम अलग अलग सीखेंगे। फिर उसके बाद हम इनका हम कंपेरिजन करेंगे कि हमने स्टेट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, हमने प्रॉप्स को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉप्स को। दोस्तों प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज़ की। जिस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ वर्ड सुनते हैं हमारे जहन में आता है खसूसियात। अब ये कौन सी खसूसियात हैं? ये कंपोनेंट की खसूसियात है कि जब भी हम किसी कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या खसूसियात होती हैं। दोस्तों प्रॉपर्टीज़ हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की मदद से होता क्या है, सबसे पहले हम अपने कंटेंट को डायनामिक बना सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, जिस तरह से अगर मुझे कंपोनेंट लगाना है, कंपोनेंट मैंने लगाया, उसके अंदर मुझे डाटा पास करना है नेम बाबर। अपना नाम पास किया, अब मुझे अगेन एक नाम को पास करना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट उस जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर डाटा को अपडेट कर दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा, या अगर उस कंपोनेंट को मुझे कहीं और पे कॉल करवाना है तो भी मैं कर सकता हूँ और जस्ट उस प्रॉपर्टी का डाटा चेंज करूँगा और पूरे कंपोनेंट का डाटा चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रॉप्स। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपके जितने भी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मेनली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसका मकसद क्या होता है कि हम डाटा को रीयूजेबल बनाते हैं। इसकी मदद से हम अपने कंपोनेंट को थोड़ा डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि अगर हमें एक कंपोनेंट के अंदर डबल कंटेंट चाहिए, मिसाल के तौर पे एक डिव है और सेम तरह की एक और हमें डिव चाहिए, तो हमें उसके अंदर कंटेंट भी डिफरेंट लिखना है, तो हमें उसको अगेन नहीं लिखना पड़ेगा। उसी कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे और प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसका डाटा चेंज कर देंगे और वो कंपोनेंट हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा विद अपडेटेड डाटा। ये काम होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का। इसको और ज़्यादा सिंपल कर दो तो और ज़्यादा सिंपल ये है कि जस्ट हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है कोई भी खसूसियत। जिस तरह से अगर एक इंसान है तो हम कहते हैं ये भी इंसान, ये भी इंसान, सब एक जैसे हैं, सबका नाक यही है, सही सबके जो आँखें इधर ही हैं, ये तो कोई भी नहीं है किसी की आँखें माथे पे लगी हो, कोई भी नहीं है। तो सबकी जो शेप्स है वो सेम है, सिर्फ क्या है उनकी खसूसियात डिफरेंट है, तो अलग अलग शेप्स भी बन जाती है, अलग अलग इंसान भी बन जाते हैं। सेम उसी तरह से कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम जितनी दफ़ा कॉल करेंगे हमारी मर्ज़ी, हम उसको हम शक्ल बना दें, डुप्लीकेट बना दें, या उसमें डाटा को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगेन हमें वो कंपोनेंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वही कंपोनेंट उसको कॉल करना है और प्रॉपर्टी के अंदर डाटा को चेंज करना। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम प्रॉप्स किस तरह से पास करते हैं कंपोनेंट को। फिर हम देखेंगे हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से पास कर सकते। फिर हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं React.js के अंदर, वो क्या है और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते। फिर चौथे नंबर पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ की टाइप और उनकी वैलिडेशन, हम किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को वैलिडेट करवा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि हम किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को कंपोनेंट्स के अंदर पास करते हैं। दोस्तों इसको समझना बहुत ही आसान है, जस्ट एक आपने कंपोनेंट लगाना है। कंपोनेंट लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लूँगा। इस फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन जब आपने कंपोनेंट बनाना है तो आपने फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। इस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ यहाँ पे मैं वेलकम। ये हमारे पास बन गया एक कंपोनेंट और यहाँ पे हम इसके अंदर रिटर्न वैल्यू लगा देंगे। मैं इसके अंदर रिटर्न लगा देता हूँ। रिटर्न के अंदर जस्ट हम एक फ्रैगमेंट पास करके इसके अंदर एक टेक्स्ट पास कर देते हैं जवान के अंदर वेलकम, जस्ट टू शो कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस वेलकम को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जब भी आपने कंपोनेंट लगाना है तो आपने इस तरह से लगा देना है। ठीक हो गया, ये कंपोनेंट लग गया हमारे पास आगे वेलकम। अब देखो दोस्तों, अब कुछ भी आपने इसके अंदर पास करना ना एज अ प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये आपके जो आ रहे हैं यहाँ पे पेरेंथेसिस, यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर दोगे प्रॉप्स, जस्ट प्रॉप्स, इसका मतलब है प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। अब इस प्रॉपर्टीज़ को आप किस तरह से लगाते हो, इसको लगाना भी बिल्कुल सिंपल सा है। जस्ट जब भी आप ये कोई फंक्शन लगा रहे हो ना, जिस तरह से मैं कहता हूँ वेलकम और मैं कहता हूँ वेलकम बाबर, तो इंस्टेड ऑफ बाबर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा प्रॉप्स पास किया, फिर मैं लिख दूंगा नेम कि जो भी मैं यहाँ पे नेम दूंगा मेरे पास आ जाएगा वेलकम दैट नेम।
अब ये मैंने नेम इसका लगाया, नेम कीवर्ड के साथ। अब जो प्रॉप्स है ये सब का सेम रहेगा, प्रॉप का मतलब है प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ है ना, तो प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफाइन है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का नाम कौन सा हो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ नेम। जो नेम आपने यहाँ पे लगाया था डॉट के बाद, उस ये वैल्यू करता है। अगर आप इसको एफ नेम दोगे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे भी आप लगाओगे एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। अगर यहाँ पे आप दोगे फादर नेम, तो आपका यहाँ पे आएगा फादर नेम। अगर एज लगाओगे तो एज। अब मैंने जस्ट नेम दिया, तो मैं जस्ट नेम करूँगा और इसकी मैं वैल्यू पास कर दूंगा बाबर, मेरे पास आ जाएगा वेलकम बाबर। अब अगर मुझे एक और नाम यहाँ पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम और यहाँ पे लिख देता हूँ आयशा, मेरे पास आ गया वेलकम आयशा, सेकंड कंपोनेंट। अब एक और कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे मैं इसका नाम देना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे अली रज़ा, अली रज़ा। तो सेव करा तो मेरे पास आ गया वेलकम अली रज़ा। अब देखो, अब हमने कंपोनेंट एक ही दफ़ा लगाया ये वाला, लेकिन इसके अंदर नेम प्रॉपर्टी मैंने अलग अलग पास कर दी। मतलब अगर मुझे कोई लिस्ट जनरेट करवानी है सेम डिज़ाइन के साथ, अगर मैं नॉर्मल HTML के अंदर लिखता तो ये वाला H1 का टैग मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये सारा कोड मेरा बच जाता है। जस्ट मैंने कंपोनेंट को कॉल करना है और इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू चेंज करवा देनी है। अब ये है जस्ट एक H1 का टैग। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक पूरा कंपोनेंट होता है 200 लाइनों का, 300 लाइनों का, अब उसको अगेन डुप्लीकेट करना मुश्किल है। तो लेकिन जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू डायनामिक करनी है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से प्रॉपर्टी पास करनी है एक कंपोनेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि हाउ टू पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। एक ये तो हो गया कि हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहें तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। जस्ट हमने यहाँ पे लिखा वेलकम और उसके बाद नेम, यहाँ पे हम लिखता हूँ माई एजेस, और एज के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एज की। तो यहाँ पे लिखूंगा पहले प्रॉप्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट एज। अब एज वाली प्रॉपर्टी मैंने ऊपर कहीं भी नहीं लगाई, लेकिन मेरे पास आ गया माई नेम माई एजेस। अब मैं यहाँ पे एज की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देता हूँ एज, और एज को मैं इक्वल कर देता हूँ 24। सेव करा, मेरे पास आ गया वेलकम बाबर माई एजेस 24। अब सेम इस तरह से अगर ये प्रॉपर्टी मैं बाकी सब के ऊपर लगा दूंगा, तो ये सेम उसी तरह से उनकी जो वैल्यूज़ है वो अपडेट हो जाएंगी। मैं इसके 4 कर देता हूँ और इसके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 14। ठीक हो गया, सेव करा, मेरे पास आ गया वेलकम बाबर, वेलकम आयशा, वेलकम अली रज़ा। ठीक हो गया। अब अगर इनका मैं स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली। मिसाल के तौर पर मैं इसको एक स्पैन के टैग के अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्पैन का टैग लिया और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ एज को, और यहाँ पे इसका हम स्टाइल लेते हैं। स्टाइल के अंदर मैं दे देता हूँ इसको कलर, यहाँ पे एक डबल पेरेंथेसिस और कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड। सेव करा और इसके इर्द गिर्द हम लगा देंगे ये सिंगल कॉलर, ये लग गया, और इसको हम हटा देते हैं। हम सेव करा, अब मेरे पास आ गया हेलो बाबर और एज, और मैं इस पैन वाले टैग को इससे काट करके H1 के अंदर ही लगा देता हूँ। अब HTML के बेसिक रूल का तो आपको पता ही होगा, मेरे पास ये रेड कलर में आ गया। जस्ट टू मेक इट डोमिनेट, कि ये आपको दूसरों से डोमिनेट नज़र आए कि ये वाली हमारी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है। प्रॉपर्टीज़ को पास करना और किस तरह से हम मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इसके अंदर पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए मैं इन सब को हटा देता हूँ, ये वाला फंक्शन भी मैं एक दफ़ा हटा दूंगा, और अब इसको सेव करते हैं। अब मेरे पास सारा कुछ खाली हो गया। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक फंक्शन। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो हमने एक कंपोनेंट के अंदर सेम रखनी है। मिसाल के तौर पे हम अगर एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं और उस स्टूडेंट की प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है उनके कॉलेज का नेम या उनकी यूनिवर्सिटी का नेम या स्कूल का नेम। अब वो हमने कंसिस्टेंट रखनी है हर कंपोनेंट के अंदर। तो जब हम उसको स्टोर करवा देंगे किसी वेरिएबल के अंदर या किसी और एक की के अंदर, और उससे हम यूज़ कर रहे होंगे, उससे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, जो हमने पहले से लगाई होती है। एक हमारी प्रॉपर्टी बार बार चेंज हो रही होती है और एक हमारी फिक्स्ड होती है हर बंदे के लिए, उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगाते किस तरह से, अब मैंने यहाँ पे लगाया फंक्शन का यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ग्रीटिंग, यहाँ पे जी और ग्रीटिंग। आप कोई भी नाम रख सकते हो, जिस तरह से मैंने वेलकम रखा, आप सेम वेलकम के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लीन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोड अच्छे से समझ आए। अब ये आ गया मेरे पास प्रॉप्स, ग्रीटिंग प्रॉप्स यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर आ गया यहाँ पे
यहाँ पे लगाए करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लगा दूंगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं जस्ट h1 को पास कर देता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे एक टैग ही लगाना है तो h1 को पास कर दिया, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ हेलो और प्रॉप्स डॉट नेम। यहाँ पे जो भी हम नेम लगाएंगे वो हम यहाँ पे इसको दे देंगे। अब ये मैं नेम दे रहा हूँ, कॉलेज नेम, स्कूल नेम, जो भी आप यहाँ पे देना चाहो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे नीचे आऊँगा और मैं लिखूँगा ग्रीटिंग, यहाँ पे ग्रीटिंग लिखा, और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज, डिफ़ॉल्ट और प्रॉप्स, डिफ़ॉल्ट प्रॉप इज इक्वल टू, और यहाँ पे दे दूँगा मैं इसको नेम, और नेम को पास कर दूँगा यहाँ पे मैं बाबर दिया। और यहाँ पे अब ये जो फंक्शन है ये वाला, इसको मैं कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस फ्रैगमेंट को पास कर देता हूँ। सेव करा, अब मेरे पास आ गया हेलो बाबर। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको दिया जस्ट बाबर, और यहाँ पे इसने हेलो बाबर को पास करवा दिया। अब जिस तरह से मैं यहाँ पे एक एज ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर देता हूँ एज इज, और एज के अंदर मैं एज की प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ प्रॉप्स डॉट एज पास करा, और एज पास करने के लिए मैं इसके अंदर लगा दूंगा एज इज इक्वल टू 12, मिसाल दे रहा हूँ 12। सेव करा, और इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी ये चेंज करता हूँ, और यहाँ पे हेलो प्रॉप्स, अच्छा मुझे इधर नहीं चेंज करना, मुझे यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे चेंज करा, और मैं यहाँ पे इसकी एज कर देता हूँ 42। सेव करा, और मेरे पास आ गया हेलो बाबर एज इज़ 42। अब कंपोनेंट एक ही को रिपीट कर रहा हूँ। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर है एज, अब वो तो चेंज हो रही है, लेकिन जो प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही वो है नेम, क्योंकि किस तरह से हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इनमें से मुझे किसी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है और उनमें से मुझे किसी एक की डिटेल को चेंज करना है, नेम ही चेंज करवाना है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ नेम, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर सकता हूँ, और इंस्टेड ऑफ बाबर में कुछ भी टेक्स्ट लिख के सेव करूँगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जितने और होंगे उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन आल दो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक दफ़ा आपने इसको लगा दिया तो हर कंपोनेंट के अंदर ये ऑटोमेटिकली, उस कंपोनेंट के अंदर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके कवर हो चुके होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ की टाइप एंड वैलिडेशन, हम किस तरह से उसको वैलिडेट करवाते हैं। अब वैलिडेट करवाने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स टाइप्स, प्रॉप्स और उसके बाद टाइप। आप यहाँ पे नाम कोई भी दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे सिंगल कोलन दे के प्रॉप्स और टाइप्स। ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ की टाइप इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसको कॉपी करा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेता हूँ वेलकम कंपोनेंट। आप जिस तरह से हम पहले कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह से हम कंपोनेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूंगा मैं यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे वेलकम और प्रॉप्स, इससे बाहर आया, और यहाँ पे रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर मैं देता हूँ एक h1 का टैग, h1 के अंदर मैं दे दूँगा हेलो, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम। तो प्रॉपर्टीज़ का नेम यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और इस वेलकम कंपोनेंट को कॉल करूँगा। फिर इसके बाद लिखूँगा मैं प्रॉप्स टाइप्स, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की जो टाइप्स है ऊपर हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी होगी, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको नेम। अब नेम के अंदर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स टाइप्स, यहाँ पे प्रॉप्स टाइप्स डॉट स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी आप वेलकम कंपोनेंट यहाँ पे लगाओगे ना, जिस तरह से मैं यहाँ पे वेलकम कंपोनेंट लगाता हूँ, सेव करा, अब मेरे पास यहाँ पे हेलो आ रहा है, तो उसका उनके कहने का मतलब है कि जब भी आपने ये वाला कंपोनेंट लगाना है, इसके साथ नेम वाली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर है, वो आपने लगानी है। यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम और पापा, सेव करा, और मेरे पास आ गया हेलो बाबर। तो इस तरह से आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वैलिडेट करवा सकते हो। ये वाला आप नेम रिक्वायर करवाना है, या अगर आपने पासवर्ड रिक्वायर करवाना है, या ईमेल आईडी रिक्वायर करवानी है, फ़ोन नंबर रिक्वायर करवाना है, तो उसके लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे अब तक क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो अब हम समझेंगे यूज स्टेट को, कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर यूज स्टेट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों यूज स्टेट हमारे पास एक अलग से पैकेज है रिएक्ट जेएस के अंदर। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हमने उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए जस्ट आपने इंपोर्ट लिखना है। इंपोर्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर आपने यूज स्टेट लिखना है। ऑटोमेटिकली आपके पास सजेशन आ जाएगी, आपने इंटर कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो उस कंपोनेंट के अंदर आपने एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट के अंदर आपने एज अ एरे लेना है और इस एरे के अंदर आपने दो वैल्यूज़ पास करनी है। एक आपकी होगी फर्स्ट वैल्यू, जिस तरह से ये काउंट हो गया, और सेकंड आपकी वैल्यू होगी सेट काउंट, जो आपकी अपडेटेड वैल्यू होगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉर्मली काउंट, तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज स्टेट और इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 0। अब जो इसको मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये वैल्यू ये काउंट की है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ काउंट, इसकी जो वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है, वो यूज स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू है हमारे पास 0। अब जब भी मैं काउंट का इस्तेमाल करूँगा तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई है वो वाली वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी। और सेट काउंट वाली वैल्यू वो वाली वैल्यू है जब मैं इस वैल्यू को अपडेट करवाना चाहूँगा किसी भी इवेंट के ऊपर, देन हमारे पास इसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐड हो सकती है, माइनस हो सकती है, या मुस्तकिल जो वैल्यू मौजूद है उसी को हम अपडेट करवा सकते हैं। तो अब उसको हम किस तरह से करते हैं, अब सबसे पहले हम इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू उसको प्रिंट करवाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक पी का टैग लूँगा। पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे काउंट एक टेक्स्ट लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के और इस काउंट को हम लिख देंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करा, अब सेव करेंगे, मेरे पास आ गया काउंट 0। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका काउंट कर देता हूँ 1, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब इस तरह से आप एक वैल्यू को स्टोर करवा के शो करवा सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। इवन आप इसके अंदर आप एक कंप्लीट जो आपके पास API का डाटा होता है वो भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। और यही वाली जो चीज़ है वही इस्तेमाल होती है, चाहे आप APIs का डाटा स्टोर करवा रहे हो, चाहे आप कोई कस्टम डाटाबेस का जो डाटा है वो यहाँ पे शो करवा रहे हो या स्टोर करवा रहे हो। अब हमने क्या करना है, अब हम एक क्लिक वाला बटन बनाएंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये वाली काउंटिंग हमारे पास बढ़ेगी। उसके लिए यहाँ पे मैं एक बटन का टैग लूँगा, बटन का टैग लिया और बटन के अंदर मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट। और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं ऑन क्लिक एक इवेंट लगा देता हूँ, ऑन क्लिक। और क्लिक के अंदर मैं सिंपल एक फंक्शन पास करता हूँ। यहाँ पे फंक्शन पास करो और फंक्शन के ऊपर मैं कर दूंगा सेट काउंट, कि जब भी इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो सेट काउंट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए। मैं इसको कहूँगा काउंट के जितने भी इस वक्त काउंट की एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें से एक को प्लस कर दो। अब सेव करो और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऊपर वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसी बटन को अगर मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ डिक्रीमेंट, मतलब इसमें से एक माइनस करो और यहाँ पे मैं कर दूँगा माइनस। सेव करेंगे। अगर आप मैं इसको करूँगा, अगर मैं माइनस करूँगा मतलब डिक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और अगर इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वैल्यू इसके अंदर ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप यूज स्टेट का इस्तेमाल करके आप जो वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट करवा सकते हो। अब इसके अंदर आपके पास और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप यूज़ करवा सकते हो। मतलब आप इसके अंदर जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है उसमें से कोई किसी चीज़ को काउंट करवा सकते हो। जिस तरह से अगर मैं ये जो इसका सेट काउंट है इसमें जो ये डिक्रीमेंट है इसको उड़ा देता हूँ और इंक्रीमेंट के अंदर ही जहाँ पे मेरा यूज़ सेट काउंट लिखा हुआ है ना, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, प्रीवियस काउंट, प्रीवियस काउंट, ये एक मेरे पास वेरिएबल है, मैं इसको लगा देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस काउंट लेता हूँ और इसमें से मैं एक को ऐड करवा देता हूँ। अब सेव करते हैं। अब देखो ठीक हो गया। अब अगर इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँगा तो मेरे पास वैल्यू चेंज होगी। अब वो किस तरह से, अब ये जो सेट अकाउंट है, ये जो आपका प्री अकाउंट है, ये आपका एक फंक्शन के अंदर जिस तरह से पैरामीटर है सेम उस पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है। और मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इस पैरामीटर को अभी सेट अकाउंट की जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो इसी की इक्वल है, मतलब इसको मैं एक स्टार्टिंग वाली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कोई भी कस्टम वैल्यू लगा देता हूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं लगा देता हूँ इसको ये वाली जगह 65 लगा देता हूँ और सेव करके अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रीलोड करा तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 65। अब क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू इतनी ही रहेगी। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ये जस्ट उसने उस वैल्यू को अपडेट करना है।
अगर मैं यहाँ पे काउंट लगा दूंगा तब भी उसी तरह से करेगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे प्री काउंट लगा दूंगा, मतलब इसकी प्रीवियस जो वैल्यू वो लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेगा कि इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है। अब इसके अंदर माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, जो चीज़ आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। आई होप आपको यूज स्टेट का पता चला होगा कि यूज स्टेट के अंदर हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यूज स्टेट का बेसिक मकसद हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो डाटा है हमने उसको अपडेट करवाना होता है। कुछ भी हो सकता है, आप इस इवन आपकी नेविगेशन बार हो सकती है, मतलब आप जिस तरह से क्लिक इवेंट लगा के ना टॉगल एक्शन लगाते हो, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप इवन यूज स्टेट का इस्तेमाल करते ही डाटा को मतलब अपडेट करवाने के लिए टॉगल एक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर किसी चीज़ में वैल्यू को ऐड करवाना है या माइनस करवाना है, आप उस मकसद के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट करवाना चाहते हो कंप्लीट HTML का कोड, तो उसके लिए भी आप यूज स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यूज स्टेट को आपने अच्छे से समझना है, जस्ट इस एग्जांपल को आपने 2-3 दफ़ा बना लेना है, तो आपका काफ़ी कंसेप्ट जो है ना वो पक्का हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, मेरे साथ करेंगे या खुद से बनाएंगे, उनके अंदर आपका यूज स्टेट इस्तेमाल होना ही होना है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर बड़े अच्छे से मेहनत करनी है। आई होप आपको प्रॉप्स और स्टेट दोनों की समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि प्रॉप्स और स्टेट को कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं, और कंपैरिजन के अंदर इनके अंदर क्या फ़र्क है। कंपैरिजन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जो पहला डिफरेंस है वो हमारे पास है पास्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं। जिस तरह से कहते हैं ना ये तो अपने प्योर वर्ग है, सेम उसी तरह से जो प्रॉपर्टीज़ है, जो खसूसियात है, वो पेरेंट की तरफ से आती है। जिस तरह से अगर मेरे बाल साइडों से कम है तो ये क्या है, विरासती है कि पेरेंट के थ्रू या आपके जो अब्बा व अजदाद है उनके थ्रू आपको ये खसूसियत ट्रांसफ़र हुई, और आपके जो ये बाल है वो कम हो गए, आपके भी होंगे इस तरह से मेरे कम हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होगी। ये आता है हमारे पास प्रॉप्स के अंदर। लेकिन स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट के अंदर मैनेज लोकली विद इन द कंपोनेंट। अगर कोई बंदा खुद से ही गंजा करवा लेता है तो वो हम उसके पेरेंट्स पे तो नहीं डाल सकते, तो ये काम है स्टेट का। स्टेट का जो डाटा है वो हम लोकली यूज़ करते हैं, लोकली हम उसको अपडेट करवा सकते हैं। सेकंड डिफरेंस हमारे पास है इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड। जो प्रॉप्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो म्यूट ही हैं, मतलब उनका डाटा हम अपडेट नहीं करवा सकते। लेकिन स्टेट के अंदर क्या है, म्यूटेबल, कैन बी अपडेटेड, मतलब स्टेट का जो डाटा है इसको हम अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया तो काउंटर हम लगाते थे 1 2 3, हमारी काउंटिंग जो है वो चल रही थी, तो वो क्या था, हमारे पास एक स्टेट था जिसके अंदर हम कंटेंट को म्यूटेबल बना रहे थे, उसको हम चेंज करवा सकते थे। तीसरा डिफरेंस हमारे पास है यूज फॉर स्टैटिक और पेरेंट ड्राइव डाटा। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास स्टैटिक डाटा और या पेरेंट ड्राइव, जो परमानेंट डाटा पक्का डाटा या उसके लिए इस्तेमाल होगा या वो वाला डाटा इस्तेमाल होगा जो उसके पेरेंट्स से आ रहा है। लेकिन स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है, यूज फॉर डायनेमिक डाटा दैट कैन चेंज ओवर द टाइम। स्टेट के अंदर जो डाटा है वो हम चेंज कर सकते हैं ओवर द टाइम जब हमारा दिल करे, और वो डायनामिक डाटा। तो ये था हमारा कंपैरिजन प्रॉप्स एंड स्टेट के दरमियान। अब आपको प्रॉप्स इस्तेमाल करनी चाहिए या स्टेट इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों का इस्तेमाल करो, दोनों वक्तन ज़रूरी होती है और आपने दोनों का इस्तेमाल करना ही है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं और प्रॉप्स के अंदर क्या कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लेक्चर पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं डे 4 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।